तो अब हमारे पास टॉपिक है क्रोनिक रीनल फेलियर का। अब क्रोनिक रीनल फेलियर से पे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूँगा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में और एंड स्टेज रीनल फेलियर में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, मतलब ऐसे समझिए क्रोनिकली जो है हमारी किडनी का जो है फंक्शन धीरे धीरे कम होना अगर स्टार्ट हो तो क्रोनिकली, तो उसे हम कहेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये क्या है, प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा तक जो है, कम से कम 3 मंथ या उससे ज़्यादा तक अगर क्रोनिकली हमारी किडनी जो है काम करना बंद कर दे रही है तो वो हो जाएगा हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। अब किडनी डिजीज में किडनी फंक्शन इसमें क्या है, ग्रेजुअली कम होता होता जाता है, ठीक है। इसके स्टेजेस है, सीकेडी स्टेज 1 2 ऐसे लेके 5 स्टेजेस है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे जितना ख़राब होगा उतना स्टेज बढ़ता रहेगा और आखिरी का स्टेज है इसका सीकेडी स्टेज 5, सही है, जिसमें किडनी का फंक्शन तकरीबन सारा का सारा ख़त्म हो चुका होता है, सही है। तो ये सीकेडी का जो आखिरी स्टेज है ना, जिस पे किडनी का तकरीबन सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, उसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या है, सीकेडी का आखिरी स्टेज है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट और नियर कंप्लीट किडनी फेलियर हो जाता है, सही है। और जिस भी बंदे को एंड स्टेज रीनल फेलियर होगी उसकी किडनी क्या है, बिल्कुल काम नहीं कर सकेगी और लाइफ जो है लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकेगी। और जिस भी पेशेंट को ईएसडी है, मतलब ईएसआरडी है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, उसको या तो डायलिसिस पे रहना पड़ता है या तो ट्रांसप्लांट ज़रूर नहीं कराना पड़ता है, वरना उसके बगैर जो है किडनीज काम नहीं करेंगी और उसकी बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आप याद रखें, नॉट ऑल सीकेडी पेशेंट्स आर ईएसआरडी, ठीक है, ज़रूर नहीं है सब सीकेडी पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज हो। किसी का शायद सीकेडी स्टेज 2 हो, अभी एंड स्टेज तो नहीं हुआ है, ठीक है, पर जो भी एंड स्टेज रीनल फेलियर के पेशेंट होंगे उन्हें सीकेडी ज़रूर हुई होगी, ठीक है। नॉट ऑल सीकेडी पेशेंट्स आर ईएसआरडी बट ऑल ईएसआरडी पेशेंट्स हैड सीकेडी बिफोर। ज़ाहिर बात है, अगर ईएसडी है, ईएसआरडी है, तो मतलब पहले सीकेडी रही होगी बहुत महीनों तक, तब जाके ईएसआरडी हुई अब उसको, ठीक है। अब ये जो ईएसआरडी है ना, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई ग्लोमेरुलाई को नुकसान वगैरह पहुंच रहा हो उसकी वजह से हो सकती है, ट्यूब्यूल्स को, या कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो या कोई वस्कुलर डिजीज़ हो, किसी भी कारण की वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है। ज़ाहिर है, या अगर ग्लोमेरुलाई काम नहीं कर रहा तभी भी जो है धीरे धीरे होकर किडनी जो है फेल हो जाएगी, या ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रहे इसकी वजह से भी हो सकती है, या यहाँ पे कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ वगैरह हो उसकी वजह से भी जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है, या ये वेसल्स है ना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल, इनकी डिजीज़ की वजह से भी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और जो है मोस्ट कॉमन काजेज़ क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस आप याद रखें, मैंने आपको कहा था यूएस वगैरह में जो मोस्ट कॉमन काज है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का, वो डायबिटीज़ मेलाइटस ही है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से जो है हमारे डिफरेंट आर्टिकल वगैरह काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से एंड धीरे धीरे होकर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना आपने। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से ये ग्लोमेरुलाई वगैरह डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है। और कोई भी ग्लोमेरुलर डिजीज़, फॉर एग्जांपल नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये भी आगे बढ़ बढ़ के, ठीक है, क्रोनिकली आखिर में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ काज करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स ज़ाहिर है, अगर किडनी फेल हो गई है, किडनी काम ही नहीं कर रही है, तो यूरेमिया हो जाएगी। यूरेमिया का मतलब क्या है, यूरेमिया का मतलब जो हमारे ब्लड में है ना, यूरिया और अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट की अगर क्वांटिटी बढ़ जाए ना हमारे ब्लड में, तो उसे हम कहेंगे यूरेमिया, सही है। अब आप मुझे बताएं, यूरेमिया और एजोटीमिया में फ़र्क क्या है। सही है, एजोटीमिया वही है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ जाए, और यूरेमिया भी वही है, पर इनमें थोड़ा एक सटल डिफरेंस है। वो क्या है कि यूरेमिया हम तब कहेंगे जब एजोटीमिया इतना बढ़ जाए कि वो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स काज करने लगे, ठीक है। एजोटीमिया क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्लड में बढ़ जाना, और यूरेमिया क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इतने बढ़ जाएँ कि वो आखिर में कुछ सिम्टम्स काज करने लगे, तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं, ठीक है। वही है कि एजोटीमिया इट इज़ लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेटिंग, ठीक है, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ब्लड, while uremia occurs when azotemia progresses to the point where symptoms and complication related to the accumulation of waste products manifest clinically, ठीक है, समझ गए। यूरेमिया प्रेजेंट कैसे करेगा, रिजल्ट इन नोजिया, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा बंदे को, पेरिकार्डाइटिस होगा, प्लेटिलेट डिसफंक्शन होगा। प्लेटिलेट डिसफंक्शन याद रखें, प्लेटिलेट का नंबर जो होता है
जो होता है 1.5 लाख से 4 लाख वही होता है, पर प्लेटलेट जो है काम करना जो है बंद कर देते हैं। सही है, डीग्रेनुलेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो है प्लेटलेट जो नॉर्मली ब्लीडिंग को बंद कर रहे होते हैं वो नहीं हो पाते। तो ये याद रखने की ब्लीडिंग होती है जो एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में ब्लीडिंग होती है, नॉट ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बट ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एन्सेफेलोपैथी विद एस्टरेक्सिस होती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं कई जगहों पे और एन्सेफेलोपैथी काज करा देते हैं। और एस्टरेक्सिस याद रखें, ये एक किस्म का फ्लिपिंग ट्रेमर है। जब भी पेशेंट को कहेंगे ना अपने हाथ ऐसे आगे करो, तो वो ऐसे उसके हाथों में फ्लिपिंग हो रही होती है। तो ये ट्रेमर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में हो जाता है। और क्या होता है, अब ज़ाहिर है यूरिया जो है किडनी काम ही नहीं कर रही, यूरिया ब्लड में ही रह रहा है। सही है, तो यूरिया जो है डिपॉजिट होता है स्किन के अंदर, तो ये भी जो है हमें देखने में मिलता है। साल्ट और वाटर रिटेंशन होती है और हाइपरटेंशन होती है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो है नेफ्रॉन काम ही नहीं कर रहा है ना, नेफ्रॉन काम ही नहीं कर रहा है तो GFR बन ही नहीं रहा है। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, GFR कम हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि ये नेफ्रॉन हमारा काम ही नहीं कर रहा है। सही है, तो कोई भी चीज़ें फिल्टर होकर इसके अंदर आएगी नहीं, साल्ट भी यहीं के ब्लड के अंदर रहेगा, वाटर भी ब्लड के अंदर रहेगा, क्योंकि GFR बन ही नहीं पा रहा है, नेफ्रॉन काम ही नहीं कर रहा है। तो साल्ट और वाटर रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। ठीक है, और ज़ाहिर है हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। आपको पता है हमारी ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होना होता है, सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन यूरिन के अंदर आते हैं। अब ज़ाहिर है अगर नेफ्रॉन हमारा काम ही नहीं कर रहा है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन यूरिन में आ ही नहीं पाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोटेशियम अंदर रहने की वजह से हाइपरकैलेमिया और हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी के अंदर रहने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, ये मसले भी आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ एनीमिया भी होगा। अब आपको पता है ज़ाहिर किडनी के जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ना, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के अलावा जो इंटरस्टिशियम में सेल्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, EPO जाके हमारे जो है बोन मेरो पे एक्ट करता है और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब ज़ाहिर है किडनी का जो है डिसफंक्शन हो गई है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी काम नहीं करेंगे, EPO रिलीज़ नहीं होगा तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एनीमिया होगी इस पेशेंट्स को, ये भी याद रखें। एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज EPO प्रोडक्शन बाय रीनल पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सारी चीज़ें होंगी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये सारे आपको पता चल जाएंगे, साल्ट वाटर रिटेंशन, हाइपरकैलेमिया और ये एनीमिया भी होगी। और याद रखें जो एक क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में वेक्सीकास्ट हमें देखने में मिलते हैं लाजमी। ठीक है, तो वेक्सीकास्ट और हमें कहाँ पे देखने में मिले थे, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में भी वेक्सीकास्ट हमें देखने में मिले थे। ठीक है, ये वेक्सीकास्ट, और उसके साथ क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के साथ क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी हमें ये मिलते हैं देखने में। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ये समझने के लिए मैंने आपको थोड़े इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बता देता हूँ, फिर आपको यह हाइपोकैल्सीमिया समझने में ईजी रहेगा। हाइपोकैल्सीमिया समझने से पहले आप विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म समझें। ठीक है, मतलब विटामिन डी कैसे आता है, कैसे काम वगैरह करता है, ठीक है, वो देखें। विटामिन डी आपको पता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करने में काम आता है। आपने पढ़ा होगा बचपन से, जो है कैल्शियम वगैरह को रीअब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट कौन करता है, हमारा विटामिन डी कर रहा होता है। और विटामिन डी जो है 2 फॉर्म्स में होता है, या D3 फॉर्म में या D2 फॉर्म में। D3 फॉर्म को जो है कोलकैल्सिफेरॉल और D2 फॉर्म को अर्गोकैल्सिफेरॉल। D3 फॉर्म हमें जो है स्किन से मिलता है, सनलाइट लगती है ना, तो तब वो हमारी स्किन से D3 फॉर्म बन जाता है, या हम फूड में भी लेते हैं D3, और D2 हमेशा हमें जो है फूड में ही मिलता है। ठीक है, बहरहाल ये जो भी दो फार्म एक विटामिन डी के, ठीक है, ये दोनों वैसे ही शुरू में जब हम या तो ये सूरज से बने या फिर हम इन्हें डाइट में लें, ये दोनों होते हैं इनएक्टिव हैं। ठीक है, ये वैसे ही काम नहीं करना स्टार्ट लग जाते। फॉर एग्जांपल D3 आपने स्किन से बनाया, ये अभी के अभी जो है कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। पहले इन्हें जो है एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे अपने काम नहीं करेंगे। ठीक है, बोथ फार्म्स आर इनएक्टिव एट दिस स्टेज। अब ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, ये 2-3 स्टेप्स से गुजर के फिर एक्टिवेट होते हैं, फिर ये अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्टिवेट कैसे करते हैं ये अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिवर में होती है इनकी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, D2 या D3 फॉर्म है ना, पहले लिवर में जाते हैं, फिर लिवर में एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, 25 नंबर कार्बन पे ना हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड कर देता है। सही है, इसलिए इसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। तो 25 हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होती है, लिवर में होती है। ठीक है, तो ये D2 या D3 फॉर्म को कहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, जैसे हम कैल्सिडायोल करते हैं। ठीक है,
25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देता है, तो वो क्या बन जाता है D2 या D3 को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसकी फिर से हाइड्रोक्सिलेशन होगी, ठीक है, फिर वो कहाँ पे होती है, किडनी में होती है, सही है। और ये जो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी में, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये 25 हाइड्रोक्सिलेज ने 25 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप ऐड किया, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने 1 कार्बन पे, या जैसे अल्फा कार्बन कहते हैं उस पे हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप ऐड किया, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए ना, इसलिए ऐसे कहेंगे 125 1 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 25 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब ये जो फॉर्म है ना विटामिन डी का, ये एक्टिव है, ऐसे हम कैल्सिट्रायोल कहते हैं, ठीक है, पहले कैल्सिडायोल अभी कैल्सिट्रायोल। अब ये जो फॉर्म है ना, ये सारे जो एक काम थे ना कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को रेगुलेट करना, वो ये वाला का जो है विटामिन डी कर रहा होता है। कैल्सिट्रायल क्या कर रहा होता है, कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन में जो भी कैल्शियम वगैरह आ रहा होता है ना, विटामिन डी उनके जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे जो है DCT में डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टर टेबल में जो भी फिल्टर होके कैल्शियम आ रहा होता है उसकी रीएब्जॉर्प्शन कर रहा होता है ये कैल्सिट्रायोल। अब जो है क्रोनिक रीनल फेलियर में हमारे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर में आपको पता है जो है धीरे धीरे किडनी काम करना ही बंद कर देती है, सही है। तो किडनी में ये जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन होनी थी ना, ये वाला प्रोसेस हो ही नहीं पाता है, सही है। अगर ये वाला प्रोसेस हो ही नहीं पाता है तो हमारा विटामिन डी बन ही नहीं पाता है, एक्टिव विटामिन डी। अगर एक्टिव विटामिन डी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम वगैरह रीएब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, ये सारे जो है फिर बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, क्योंकि किडनी में ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन होना था ये हुआ ही नहीं, विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में आया ही नहीं। विटामिन डी अगर काम नहीं करेगा तो फिर बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। वही लिखा हुआ है, हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू डिक्रीज्ड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ विटामिन डी बाय प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल सेल्स। अब हमारी बॉडी में जो है क्रोनिक अगर रीनल फेलियर होगा तो हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रही है ये दो मसले की वजह से हो रही है, ठीक है। एक तो ये हमारा जो है जो हमारे ये ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रहे, सही है, सही से, ठीक है, ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रहे, तो जो भी ब्लड में फॉस्फेट होगा वो फिल्टर होके इसमें यूरिन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारे जो है नेफ्रॉन वगैरह काम ही नहीं कर रहे, GFR वगैरह है ही नहीं, तो इसकी वजह से जो है फॉस्फेट सारा हमारे ब्लड के अंदर रह रहा है, जिसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रही है। एक तो ये है रीज़न, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि विटामिन डी सही से बन ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है। ज़ाहिर है अगर विटामिन डी है ही नहीं तो हमारी बॉडी में क्या है, कैल्शियम कम हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रही है। और हाइपोकैल्सीमिया आपको याद है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया जब भी होगा तो हमारे जो बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, सही है। पैराथायराइड हार्मोन को बढ़ाने का जो है मेन जो ट्रिगर है ही है, अगर हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हुआ जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन के जो है प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसे हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब पैराथायराइड हार्मोन आपको पता है जाके एक्ट करता है हमारे बोन्स पे, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जाके हमारे बोन्स पे एक्ट करता है और वहाँ से क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज़ कराता है, ठीक है। PTH क्या करता है, बोन पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से कैल्शियम फॉस्फेट को रिलीज़ कराता है। अब जाहिर है कैल्शियम फॉस्फेट रिलीज़ तो हो गया, पर फॉस्फेट जो है यहाँ से एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि GFR कम में फॉस्फेट यहाँ से एक्सक्रीट होकर यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, पर वहाँ से जो है PTH उसको फॉस्फेट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो दो मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में फिर क्या हो जा रहा है, हाइपरफॉस्फेटीमिया। समझ में आ गए कि हाइपरफॉस्फेटीमिया क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से, और हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, सही है। एक और चीज़ है जो आपको याद रखना ज़रूरी है कि नॉर्मल फॉस्फेट लेवल्स आर मेंटेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ CKD ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, ठीक है। शुरू में जो भी किडनी के CKD के स्टेजेस है ना 1 to 5, तो शुरू के जो स्टेजेस हैं उसमें फॉस्फेट बिल्कुल हमारे बॉडी में नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स है 23, इसकी जो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन शुरू में करा रहे होते हैं, ठीक है। पर आखिर में जो है फिर में बॉडी में क्या हो जाता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, प्रमोट्स रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। शुरू में तो ये कर रहे होते हैं, फिर जैसे आखिरी स्टेज आते हैं किडनी का उसमें फिर क्या हो जाता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। ये आपको समझना पढ़ना सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें ये आ रहे होते हैं। CKD की वजह से रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी होती है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मतलब कि CKD की वजह से जो भी बोन के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। अब बोन के कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, एक तो होता है जो सेकेंड हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा,
सिस्टिका, सही है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको पता है कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है, वो जाके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिसे हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कह रहे हैं, सही है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जाके जो है हमारे फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, ये बोन पे एक्ट करता है, सही है, वो क्या कराता है, बोन की रिजोर्प्शन करा देता है, ठीक है, ये बोन लॉस करा दिया कि यहाँ से जो है कैल्शियम और फास्फोरेट वगैरह रिलीज हो, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, करा देता है, बोन की रिजोर्प्शन काज करा देता है डिफरेंट जगहों पे, ताकि जो है कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह रिलीज हो। अब ये क्या जो बना देता है, सिस्टिक स्पेसेस बना देता है ना बोन में, क्योंकि ज़ाहिर है रिजोर्प्शन करा दी बोन की, तो सिस्टिक स्पेसेस काज करा देता है ये इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन। ये सिस्टिक स्पेस धीरे धीरे फिर आगे इनमें क्या हो जाता है, फाइब्रोस हो जाती है, तो इसको चीज़ को हम कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये क्यों हो रहा है, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल की वजह से हो रहा है। तो रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में एक तो आ गया ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, सही है। रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी का मतलब डैमेज टू द बोन ड्यू टू रिनल फेलियर, ठीक है। अब उसमें क्या है, ऑस्टियोटिस फाइब्रोसा सिस्टिका एक जो क्या है क्योंकि ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल्स, एक्स्ट्रा पीटीएच प्रोड्यूस्ड हिट बोन, रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, फाइब्रोसिस एंड सिस्ट्स ऑफ द बोन, ठीक है। एक तो ऑस्टियोटिस फाइब्रोसा सिस्टिका आ जाता है रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में। दूसरा आ जाता है ऑस्टियोमलेशिया का मतलब कि जो हमारा बोन पे जो ऑस्टियोइड मटेरियल बनने लगा होता है ना, उसमें जो है कैल्शियम आके एक्ट करता है, ठीक है, जिससे मिनरलाइजेशन होती है बोन की। अगर ज़ाहिर कैल्शियम ही कम है तो मिनरलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी ऑस्टियोइड की, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, सही है। तो क्या है, लेक ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड बाय ऑस्टियोब्लास्ट बिकॉज देयर इज़ नो कैल्शियम। उसके अलावा जो रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में ऑस्टियोपोरोसिस भी आता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि कैल्शियम का धीरे धीरे हमारी किडनी से लॉस होता जाना, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना बॉडी में, हमने पढ़ा था यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये क्या काज कराता है कि कैल्शियम जो है बोन्स से धीरे धीरे कैल्शियम को स्लोली लॉस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दी बोन स्लोली ओवर टाइम बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये तीनों बीमारियाँ आती है किसमें, रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में, ठीक है। तो ये रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से होता है ड्यू टू। अब रिनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्यों है, ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको पता है एंड स्टेज रिनल डिजीज़ है, किडनी ने पूरा काम करना ही बंद कर दिया है। अब जब तक आप जो है ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे ये ठीक नहीं होगा। अब आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं डायलिसिस से, पर जो है परमानेंट ट्रीटमेंट इसका जो है रिनल ट्रांसप्लांट ही है, सही है। अब उसमें क्या, सिस्ट ऑफन डेवलप विद इन श्रंकन एंड स्टेज किडनीज ड्यूरिंग डायलिसिस, ठीक है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ रिनल फेलियर। ज़ाहिर अगर डायलिसिस वगैरह करा रहे हैं तो रिनल सिस्ट बनती हैं, जिसमें आखिर में रिनल सेल कार्सिनोम का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है क्रोनिक रिनल फेलियर का, ये पूरा हो जाता है।